कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी तैयारी? अच्छा यार, ऐसा है कि मैं एक पास पेपर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं तमाम पास पेपर्स को मुमकिन तौर पर जितने मैं शेयर कर सका, उसमें पॉलिटिकल साइंस, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पंजाबी, यूरोपियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और जनरल साइंस एंड इवन इंग्लिश प्रेसी एंड इवन ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम पास पेपर्स को जो है ना 2016 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो चुके हैं और जितने मैं कर सकूंगा वो तमाम आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो इस सीरीज में आप जो चीज़ सबसे पहले सीखेंगे वो होगी आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, दूसरा आपने टाइम मैनेज कैसे करना है, तीसरा आपने इतना ज़्यादा जो आपके पास स्कैटर्ड चीज़ें हैं उनको इतने छोटे टाइम के अंदर और 4 सफ़ों के अंदर, मतलब वो दिखाऊंगा आपके पेपर में कैसा होता है, तो उसके अंदर आपने जो है ना उसको कैसे मैनेज करके रखना है और किस तरह से आपने इलस्ट्रेशंस बनानी है, ग्राफ्स बनाने हैं, मैप बनाने हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम पेपर जो है ना पेपर प्रेजेंटेशन भी इसके अंदर सारी स्किल्स देखेंगे। अच्छा, दूसरी हम ये देखेंगे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पहले अटैम्प्ट नहीं किया, आपने नहीं सोचा उसके बारे में, अचानक से आ गया, तो अब उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। और एक चीज़ आपने लाजमी करनी है कि तमाम पास पेपर्स की वीडियोस को पूरा देख लें ताकि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना कर सकें जो मेरे से हुई थी। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए अब आते हैं पेपर पे। अच्छा जी, ये देखें मैंने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सोल्व किए। ये जो क्वेश्चन है ना, डिफाइन डेमोक्रेटिक पीस और उसके नॉर्म्स क्या है और उसको यूरोपीय यूनियन में किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एग्जांपल आपने देके बतानी है। ये क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में कम से कम भी तीन दफ़ा जो है ना रिपीट हो गया है 2016 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को जो है ना इसकी स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करना है। आप देखें कि वो सबसे पहले क्या चीज़ पूछता है। उसने कहा है कि जनाब एक तो आप मुझे बताएं डेमोक्रेटिक पीस क्या होता है, दूसरा आप मुझे बताएं कि इसके बेसिक नॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा उसने चीज़ पूछी है कि आपने बेसिक नॉर्म्स को जहन में रखते हुए आपने ये बताना है कि इसकी वाइटल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका नॉट इंपॉर्टेंस बट इसका रोल क्या है। ठीक है, कहाँ पे रोल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन के अंदर, क्योंकि हम यूरोपीय यूनियन क्योंकि यूरोपीय यूनियन दुनिया की वाहिद ऐसी मिसाल है हमारे सामने जो कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार, मुझे याद आता है जब मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा था तो गालबन पोलैंड का एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, तो उन्होंने मेरे से एग्जांपल पूछी कि आप बताएं कि आप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो हो रही है या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की आपके नज़दीक जो है वो मतलब किस तरह से आप उसको देखते हैं। तो मैंने बताया कि भाई यूरोपीय यूनियन इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड करंट एग्जाम्पल जो वर्ल्ड वार 2 के बाद हमें नजर आती है। तो ये एक बिल्कुल ठीक आंसर था मेरा। और अब मैं आता हूं दोबारा वापस। ठीक है, तो ठीक है जनाब, तो उस क्वेश्चन के अंदर उसने तीन से चार चीज़ें हमसे पूछी है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आपने वो बताना है जो आपने पूरे क्वेश्चन में जो है ना आपने बताना होगा ना, वो आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। तो इंट्रोडक्शन आपने ये करना है कि जब आप ये क्वेश्चन पूरा देख लें उसके बाद इंट्रोडक्शन आपने मुझे लिख के मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकूँ। अब मैं आता हूँ पहली हेडिंग की तरफ। मैं पहले डिफाइन करूँ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को। ये मैंने डिफाइन कर दिया कि जनाब डेमोक्रेटिक पीस क्या होती है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना वॉर के चांसेस दे आर लाइकली टू बी लाइक ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा राइटिंग का यार इशू है क्योंकि मेरे से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लिखा जाता, मेरे लाइक अभी हाथ मेरा सही काम नहीं करता, सो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप जो है ना इसमें चीज़ सीखने वाली वो सीखें। अच्छा, दूसरी उसने बात की थी नॉर्म्स के बारे में, तो मैंने नॉर्म को बहुत अच्छा डिफाइन नहीं किया, मैंने वो आगे जाके डिफाइन किया, लेकिन मैंने जस्ट एक हेडिंग के दौरान एक बता दी कि जनाब डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अंदर जो है ना वो नॉर्म्स कौन कौन सी आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नॉर्म्स को मैंने बताया यहाँ पे। ये देखिए मैंने इलस्ट्रेशन की हेडिंग देख के बता दी जनाब कि ये तकरीबन 5 नॉर्म्स हैं जो कि बेसिक नॉर्म हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है ना आम देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ मैंने ये बता दी कि जनाब ये जो थ्योरी थी वो इमैनुअल कांट ने दी थी और जो अपनी राइटिंग थी उसकी वो परपेचुअल पीस, उसके अंदर उसने इसके जो है ना वो प्रेडिक्शन की थी। साथ मैंने ये बता दिया कि डेमोक्रेसी जो है ना वो ये इसके 2 अहम पहलू जो थे ना वो मैंने बता दिए, 2 अहम एस्पेक्ट। वो ये बता दिए कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। क्यों जनाब? बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू देयर सिटीजंस। ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया कि डेमोक्रेसीज आर मोर पीसफुल, देयरफॉर दे आर लेस प्रोन टू एग्रेशन। ठीक है, साथ मैंने उसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दी, हिस्टोरिकल एग्जांपल मैंने दे दी जनाब यूएसए और कनाडा की। साथ मैंने एग्जांपल दे दी करंट एग्जांपल, सबसे बड़ी आती है हमें यूएसए की और यूरोपियन अलायंस की। ठीक है, उसके बाद में आ गया नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पीस के ऊपर। ठीक है, हेडिंग नंबर 3 स्टार्ट हो गई है। इंट्रोडक्शन पहली थी, ठीक है, और दूसरी हेडिंग थी मेरी जो थी वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थी, और तीसरी हेडिंग मेरी आ रही यहाँ पे नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पीस। अब मैं यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ नॉर्म्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जनाब रिस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेके, और फिर मैंने बताया कि जनाब पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जाते, वो आप अपनी जो बातें हैं, अपने जो
इख्तलाफात हैं वो टेबल पे बैठ के जो है ना नेगोशिएशन के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू जो है ना सॉल्व करते हैं। देखिए बात बहुत सीधी सी है, जब एक कंट्री दूसरे के साथ ट्रेड करता है तो वॉर के जो चांसेस होते हैं ना बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसकी सीधी सी आप एग्जांपल लें कि पाकिस्तान और इंडिया जिस दिन ट्रेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग कभी वार में नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यार चाइना और इंडिया तो वॉर के अंदर इंगेज भी होते हैं और वो उनकी ट्रेड भी आपस में बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देखें और साथ देखें कि उनका जहाँ जहाँ एग्रेशन पॉइंट है वो आप देखें और कहाँ कहाँ पे होता है। जब चाइना ने जब इंडिया जो है वो BRI के अगेंस्ट जाता है, तब जो है वो चाइना उसे दिखाता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के ये इलाके मेरे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बेशक उनकी आपस में वहाँ पे वॉर भी चल रही होगी ना, लेकिन ट्रेड उनका नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है कि जो लोग आपस में ना, लोग प्रोस्पर होते हैं। जब एक जगह पे लोगों के अंदर प्रोस्पेरिटी आ जाती है तो फिर वो लोग जो है ना वार के अंदर इंगेज नहीं होते, अपना सरमाया वहाँ पे ज़ाया नहीं करते। चौथी चीज़ मैंने बता दी जनाब कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। और पांचवी बनती है कि सिविल सोसाइटी और पीस मूवमेंट है, जो मतलब हमें काफ़ी सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं यूरोप के अंदर। तो अभी तो जस्ट मैं नॉर्म ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं आया चौथे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं जो मेरा जो क्वेश्चन का दूसरा पहलू था, अगर आप क्वेश्चन के ऊपर वापस जाएं तो ये देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा था कि आपने ये बताना है कि इन्हीं नॉर्म्स के बारे में आपने बताना है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब यूरोपीय यूनियन में इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कैसे अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो मैंने क्वेश्चन की हेडिंग ही जो है ना वो थोड़ी सी उठा के लिख दी कि जनाब कि द वाइटल रोल ऑफ डेमोक्रेटिक पीस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे चीज़ सीखनी है, वो ये है कि जब भी आप लाइक क्वेश्चन को जब आप मेरे पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि अगर मैंने अगली हेडिंग देनी है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसके पहले कुछ नहीं लिखा। मतलब यार आपने एग्जामिनर के ऊपर थोपना नहीं है कि भाई ये देख, तूने पूछा कि डेमोक्रेटिक पीस ये डेमोक्रेटिक पीस आ गया, नहीं, आपने उसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्म्स के बारे में बताना, तो आपने थोड़ा सा नॉर्म्स को डिफाइन करना, उसके बाद आपने बताना कि हेयर आर द फॉलोइंग थिंग्स, हेयर आर द फॉलोइंग नॉर्म्स दैट आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग या कैटेगराइज इनटू 5 जो है ना वो मेन फीचर्स है उसके, ठीक है। इस तरह से आपने बताना, एकदम ऊपर उसकी चीज़ फेंकनी नहीं है। अब आपकी एग्जांपल ये देखें, इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि मैंने बताया कि जनाब वाइटल रोल जो है ना वो आपने मतलब पहले एक पैराग्राफ के अंदर मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने बताया कि हियर इज द एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैंने बताया कि पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो था ना यूरोप का, वो कैसा था, और उसके बाद जो है वो कंट्री किस किस तरह से इकोनॉमिकली जो है ना वो आपस में इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दी कि जनाब जो जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, इन्होंने इनके जो इनके लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जो है ना आपस में सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। आपने देखा कि 1945 में तो वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है, लेकिन उसके 5 साल बाद जो है 1951 में जब ईस्ट और वेस्ट यूरोप डिवाइड हो जाता है, आपको अच्छे से वर्ल्ड वार 2 याद होगी कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होती है तो यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा वो जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है और एक हिस्सा वो जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब मैं बात तो कर रहा हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, और वर्ल्ड वार 2 के बाद तो वो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की, जो कि कैपिटलिज्म को, जो कि अमेरिका के ब्लॉक में, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर के बीच में थोड़ी सी बात आ जाती है। अच्छा, तो इसमें आपने बताना है कि जनाब जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था और वेस्टर्न जर्मनी था, नॉट ईस्टर्न जर्मनी जो कि कम्युनिज्म के ब्लॉक में, वो वाला नहीं, वेस्टर्न जर्मनी था। इनके लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके नतीजे में जो हमें नजर आती है वो इकोनॉमिक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। उसके बाद एक नई कम्युनिटी बनती है 1957 के अंदर, जिसे कहते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि बाद में जाके 2 साल बाद यूरोपियन यूनियन का दर्जा इख्तियार कर जाती है, ठीक है जनाब। 1951 में जो है वो स्टील कम्युनिटी बनी और 1957 में से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई। अब मैंने दूसरे हेडिंग में मैंने बताया कि जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है ना, वॉज अ पायोनियर इनिशिएटिव इन यूरोपियन इंटीग्रेशन। उसमें मैंने बता दिया कि इसमें कौन कौन से कंट्री जो थे वो शामिल थे, और ये 6 कंट्री शामिल थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया मैंने जनाब इट प्राइमरी गोल वाज टू मेक वॉर बिटवीन दीज कंट्रीज नॉट मेरली अनथिंकेबल बट मटीरियली इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद मैंने हेडिंग में बताया जनाब कि यूरोपियन यूनियन फॉलो दीज डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और मैंने एक जो है ना वो हेडिंग देखो मैंने चाहता तो मैं डायरेक्ट ये भी बना सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया कि भाई जो है ना यूरोपियन जो कौन कौन से नॉर्म को किस तरह से फॉलो किया जाता है, क्यों फॉलो किया जाता है। उसके बाद मैंने ये जो है ना ये इलस्ट्रेशन बना के बताया कि इन नॉर्म्स को यूजुअली वो फॉलो करते हैं। और आगे जो है ना फिर मैंने बात की है कि ये देखें, मैंने बताया कि जनाब इस इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब एक टाइमलाइन जो है ना वो शो की है कि 1997 के अंदर जो बाकी कंट्रीज़ थे जो कि ईस्टर्न ब्लॉक में थे, और वो फिर आए, जिसमें पोलैंड है, साइप्रस है, एस्टोनिया, स्लोवेनिया है, चेक रिपब्लिक है। अच्छा, मज़े की बात है कि यार मेरा चेक रिपब्लिक में भी, हंगरी, पोलैंड और ये इन तीन कंट्रीज़ में तो मेरा एडमिशन हो गया हुआ।
और साइप्रस भी मैंने ट्राई किया था, स्लोवेनिया और अच्छा ये जो एस्टोनिया और स्लोवेनिया है ना, इन दोनों की एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है और इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, सेकंड वेव ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आपकी मोटिवेशन के लिए आपको बताता जाऊँ कि आप जब, अच्छा यार ये भी आपकी मोटिवेशन के लिए बताता जाऊँ, जब आप पढ़ लें तो भाई बाहर लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होगी जब ये एग्ज़ाम आप देके फारग हो जाएंगे ना, तब मैं आपको तरीका बताऊंगा और मतलब सही तरीके से बताऊंगा यार कि आपने बाहर कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से अपना फ्यूचर जो है ना वो पार्ट प्लान बी आपने किस तरह से अपना सिक्योर करना है, ठीक है। अभी तो आप सीएसएस पे ध्यान दें। ये होता है सेकंड वेव ऑफ इंटीग्रेशन 2000 के अंदर, इसमें से जो है ना वो जो ये स्लोवाकिया, माल्टा, लेत्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, बल्गारिया, ये कंट्रीज निकल के जो है ना, ये बेसिकली बाल्कन स्टेट हैं और ये बाल्टिक स्टेट है और माल्टा जो है वो आता है टर्की के नीचे, ठीक है। ये लोग जो है ना ज्वाइन करते हैं 2000 में यूरोपियन यूनियन को। अच्छा ये देखें, ये जो है ना ये इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, इस तरह से आप बनाएं ज़रा जो है ना वो दिखने में अच्छी लगती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आपका एग्जामिनर जो है वो आपकी शीट इस तरह से खोले तो यार एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है ना। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू मैं जो है ना वो एग्जामिनर की अटेंशन सीख कर लेता हूँ और वो यही है हल्के फुल्के। इस्लामियत में मैं इकबाल का इस्तेमाल कर लेता हूँ अगर मुझे आयात नहीं आती हैं, और यहाँ पे मैं जो है ना वो इस तरह की कुछ चीज़ें बना बनूँ के, हालांकि आप सीधा भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पांचवी मैंने बात की जनाब के लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ना यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से हैं, यानी कि अच्छा ये आपने याद रखना कि 5 लेवल्स के ऊपर जो है ना यूरोपियन यूनियन वो डिपेंड कर रही है और काम कर रही है। सबसे पहला है उसका फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ पे टैरिफ नहीं है। टैरिफ बोलते हैं जब आप का एक कंट्री बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है ना, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना उसे टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। तो यार यूरोपियन यूनियन का ये हिसाब है कि जब कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाएगी, उस मेंबर से जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, उस कंट्री से अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो यूरोपियन यूनियन कंबाइन जो है ना यूरोपियन यूनियन खुद डिसाइड करेगी। यानी कि वो एक सिंगल कंट्री, फॉर एग्जांपल जर्मनी इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेकिन जर्मनी अकेला ये डिसाइड नहीं करेगा कि बाहर से अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई चीज़ आ रही है तो मैंने उस पर जो है ना वो टैरिफ कितना लगाना है, नहीं, वो यूरोपियन यूनियन डिसाइड करेगी। और अगर वो चीज़ जा रही जर्मनी के अंदर और वो दूसरी साइड पे वो चीज़ जा रही चेक रिपब्लिक के अंदर, तो दोनों पे सेम टैरिफ जो है ना वो इंपोर्ट जो लगेगा, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन है कि आपको कहीं ना कहीं पे अपनी सोवर्निटी को जो है ना वो स्टेट्स को जो है, जब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अगर आपने सोवर्निटी का टॉपिक अगर आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, तो ये चैलेंज आपने लाजमी लिखना है कि आज के दौर में हमें जो चैलेंज सोवर्निटी का नज़र आता है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं पे जो है ना वो सोवरेनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है जब से ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। यूनाइटेड नेशंस होंगी, यूरोपियन यूनियन होगी, तो आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ करके आगे डेलीगेट करना पड़ता है। अच्छा, फ्री ट्रेड एरिया की मैंने एक एग्जांपल दी, यहाँ पे देखें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है ना कंसिस्ट करती है आयरलैंड के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर, स्विट्जरलैंड के ऊपर। आज से पहले यकीनन आप यही समझते होंगे कि भाई स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आयरलैंड ये तो यार यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। नहीं, तो ऐसा है कि यार ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये मैप देखें स्क्रीन के ऊपर, जितनी यहाँ पे कलरफुल कंट्रीज हैं ये सारी यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। इतने कलरफुल कंट्रीज नहीं है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है यूके, जो कि 2019 में ब्रेक्सिट में निकल गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन जो है ना वो बेसिकली डिसाइड करती है कि टैरिफ जो है वो लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कस्टम एलिमिनेट करती है इंटरनल टैरिफ को और बाहर का जो टैरिफ आता है वो मिलकर डिसाइड करती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब मैं यार बाहर अप्लाई कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की पाकिस्तानियों में, इंडीज़ में, स्पेशली जो एशियन यहाँ से जाते हैं बाहर, यार कि ये लोग ना पता क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये बस चाहते हैं कि हमें यूरोप में किसी ना किसी तरीके से घुसना है, ठीक है। आपने रोमानिया का वीज़ा ले लिया, ठीक है, वो आसानी से मिल जाता है। रोमानिया का आपका स्टडी वीज़ा लग गया, आप चले गए, आपकी वहाँ पे 2 साल की डिग्री है। अब 2 साल में एक साल के अंदर आपको पता है एक समर की ब्रेक आती है 3 माह की। अब 3 माह में वो क्या करते हैं, जब आपको शैंजिंग वीज़ा मिल गया ना, तो वो वीज़े के लिए वो मतलब उस वीज़े पे आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हो जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर रोमानिया से जर्मनी चले जाते हैं वो 3 महीने, और 3 महीने वो बताते हैं कि भाई हम 3 महीने अच्छे तरीके से लगाते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि ये इसे हम बोलते हैं कॉमन मार्केट, ठीक है, कि जिसमें सिर्फ गुड्स फ्लो नहीं कर रही हैं, जिसमें सिर्फ चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं जा रही हैं, जिसमें लोग, लेबर, मार्केट, जो मार्केट में जो कॉमन मैन है, मेरे जैसा, आप जैसा, ये लोग भी जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे फ्लो कर जाते हैं और इजीली जाके वर्क कर सकते हैं उसी वीज़े के ऊपर। रोमानिया के वीज़े के ऊपर भी आप जर्मनी में वर्क कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जनाब इंटीग्रेशन की, कि किस तरह से यूरोप ने अपने आप को डेवलप किया, एक करेंसी बनाई है। रोमानिया की अलग करेंसी है, हंगरी की अलग करेंसी है, पोलैंड की करेंसी अलग है, और चेक रिपब्लिक की करेंसी अलग है, लेकिन वहाँ पे यूरो भी इस्तेमाल होता है। आपको ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि
इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है जनाब, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक यूनियन और जो इनके यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनाब कि यहाँ पे चलता है यूरो। और उसके बाद एक पॉलिटिकल यूनियन भी है जो कि जो है वो इनके पॉलिटिकल मेंबर्स जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनको जो है डील करती है, इनकी स्पेशल एक अदालत भी है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे ये बताना है, अब आपने इस क्वेश्चन का लिखनी है आउटलाइन। ठीक है, अब आउटलाइन आउटलाइन कह रहा हूँ, आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिख के मेरे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी सेंड करना है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड पर है। थैंक्स मी लेटर। तो यार मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाया ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, लेकिन हाँ मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज़ मिस लगे आप लाजमी मेंशन करें, मुझे इंस्टा पे बताएं, आप नीचे कमेंट्स में बताएं, कोशिश करें कमेंट्स में बताएं ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, दूसरा एक यार इस तरह की जो वीडियोज़ होंगी ना वो आती रहेंगी। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें यार, जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ना इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी हर एक वीडियो को देखें, आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में सिर्फ 4 माह रह गए हैं भाई, 4 माह पूरी तैयारी पकड़ लो। अगर आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना जहन सिर्फ इस बात पर लगा दो कि सिर्फ 4 माह रह गए एग्जाम में। ठीक है, 19 दिन रह गए हैं किसमें, एमपीटी के अंदर। और मुझे बताओ कि एमपीटी की तैयारी कैसी जा रही है। बाय बाय।